नमस्कार। आज हम तीन बहुत अलग पर हाँ बहुत ही दिलचस्प विषयों की गहराई में उतरने वाले हैं। सोचिए, एक तरफ हम बात करेंगे उस अदृश्य दुनिया की जहां कण दीवारों के आर पार चले जाते हैं, जी हाँ, फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की। दूसरी तरफ हम अपने ही घरों में छिपे एक विशाल खजाने यानी सोने की बात करेंगे और देखेंगे कि वो हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे पंख लगा सकता है। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे पटरियों का एक नया जाल हमारे पड़ोसी देश भूटान के साथ रिश्तों और रणनीति में एक नई जान फूंक रहा है। तो आज का हमारा सफर है इन अलग अलग कहानियों में छिपी हुई संभावनाओं को समझने का। चलिए शुरू करते हैं ये खोज। तो शुरुआत करते हैं भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से। हाल ही में जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनेज को यह सम्मान मिला है। उनके काम का नाम है माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। सुनने में तो लगता है जैसे रॉकेट साइंस। क्या इसे आसान भाषा में समझा जा सकता है कि आखिर ये चीज है क्या और इतनी बड़ी बात क्यों है? हाँ बिल्कुल, ये नाम थोड़ा डरावना लग सकता है, पर इसके पीछे की कहानी कमाल की है। देखिए, हमारी दुनिया में फिजिक्स के मोटे तौर पर दो नियम चलते हैं। एक तो वो जो हमें रोज दिखता है, गेंद फेंकना, गाड़ी चलाना, इसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। सब कुछ तयशुदा, प्रेडिक्टेबल सा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन जब हम बहुत बहुत छोटे लेवल पर जाते हैं, एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया में, तो वहाँ एक बिल्कुल अलग जादुई दुनिया मिलती है। इसे कहते हैं क्वांटम दुनिया। और यहाँ के नियम बड़े अजीब हैं, हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे। जादुई दुनिया? अरे वाह, ये सुनने में मजेदार लग रहा है। कैसे जादू होते हैं वहाँ? हाँ, कई कमाल के जादू हैं। चलिए 4 बड़े जादू समझते हैं आसान भाषा में। पहला है क्वांटम टनलिंग। सोचिए, आप एक बंद कमरे में हैं, बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, जाहिर है। पर अगर आप एक क्वांटम कण होते, जैसे इलेक्ट्रॉन, तो आप शायद दीवार के आर पार निकल जाते बिना दरवाजा खोले। अच्छा, बात कर रहे हैं दीवार के आर पार, किसी भूत की तरह? हाँ, लगभग वैसे ही समझ लीजिए। क्वांटम दुनिया में कणों की कोई एक पक्की जगह नहीं होती, वो एक संभावना की लहर जैसे होते हैं और कभी-कभी उस लहर का थोड़ा हिस्सा दीवार के पार भी पहुंच जाता है, तो कण भी पार निकल जाता है। अच्छा। दूसरा जादू है सुपरपोजिशन। जैसे सिक्का हवा में उछाले तो गिरने से पहले वो हेड भी है और टेल भी, है ना? हाँ, होता तो है। क्वांटम दुनिया में एक कण एक ही समय में कई हालतों, स्टेट्स में हो सकता है। ये ऐसा है जैसे एक ही चीज एक साथ यहाँ भी हो और वहाँ भी। इसी जादू पर क्वांटम कंप्यूटर काम करते हैं, 0 और 1 एक साथ। गजब, एक ही समय में कई रूप। और तीसरा जादू? तीसरा शायद सबसे अजीब और थोड़ा रोमांटिक भी है, इंटैंगलमेंट। सोचिए, 2 कण एक साथ पैदा हुए और जुड़ गए, जैसे कोई जुड़वा हो। अब एक को दिल्ली में रखें और दूसरे को मान लीजिए चांद पर भेज दें। ठीक है। अगर आप दिल्ली वाले कण को कुछ करेंगे, मान लीजिए उसे गोल घुमाएंगे, तो चांद वाला कण तुरंत उसी पल बिना किसी सिग्नल के अपने आप उल्टा घूमने लगेगा। बिना सिग्नल के तुरंत? हाँ, आइंस्टाइन भी इससे चकरा गए थे और इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस, यानी दूर से होने वाली भूतिया हरकत कहा था। सच में भूतिया है। और चौथा जादू? चौथा है एनर्जी के पैकेट्स या क्वांटा। जैसे हम गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 1 2 3 60 तक हर नंबर से गुजरते हुए। हाँ, कंटिन्यूअस। पर क्वांटम दुनिया में एनर्जी ऐसे नहीं बढ़ती, वो सीढ़ियों की तरह कूद कूद कर बढ़ती है। या तो 5 यूनिट होगी या फिर सीधा 10 यूनिट, बीच की 6 7 8 जैसी वैल्यू गायब। एनर्जी पैकेट्स में आती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। तो इन नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने इन्हीं जादुई नियमों का इस्तेमाल किया। क्या था उनका प्रयोग? बिल्कुल, 1980 के दशक में उन्होंने एक बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया। एटम से तो लाखों गुना बड़ा था, पर फिर भी बहुत छोटा। इस सर्किट में उन्होंने 2 सुपर कंडक्टर लिए, ऐसी तारे जिनमें करंट बिना रुकावट बहता है, और उनके बीच इंसुलेटर की एक पतली सी दीवार खड़ी कर दी। हमारी दुनिया के नियमों के हिसाब से करंट उस दीवार को पार कर ही नहीं सकता। लेकिन क्वांटम दुनिया में तो नियम अलग हैं। एकदम सही। और उन्होंने यही देखा। उन्होंने देखा कि करंट के कण उस इंसुलेटर की दीवार को टनल करके, यानी आर पार निकलकर दूसरी तरफ जा रहे थे। अच्छा। हाँ, ये पहली बार था जब इंसानों की बनाई किसी मैक्रोस्कोपिक चीज, यानी जिसे हम देख सकें, एटम जितनी छोटी नहीं, में क्वांटम टनलिंग देखी गई। और सिर्फ यही नहीं,
उन्होंने ये भी देखा कि सर्किट एनर्जी को लगातार नहीं बल्कि उन्हीं क्वांटा यानी पैकेट्स में ले रहा था, सीढ़ियों की तरह कूदते हुए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। क्वांटम दुनिया के अजीब नियम अब हमारी बनाई चीजों में भी दिख रहे थे। तो इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इस खोज का असली मतलब क्या है हमारे लिए? हाँ देखिए, इस खोज ने असल में क्वांटम कंप्यूटिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। आज के कंप्यूटर बिट्स पर चलते हैं, या 0 या 1, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स इस्तेमाल करते हैं। क्यूबिट्स? हाँ, क्यूबिट्स, जो सुपरपोजिशन की वजह से एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इससे उनकी ताकत हजारों लाखों गुना बढ़ जाती है। सोचिए, अगर किसी पहेली को सुलझाने के 100 रास्ते हों, तो आज का कंप्यूटर एक एक करके सब ट्राई करेगा। हाँ, बारी बारी से। क्वांटम कंप्यूटर शायद एक ही झटके में सारे रास्ते देख लेगा। बाप रे, ये तो कल्पना से भी परे की स्पीड है। इसके असली दुनिया में क्या फायदे हो सकते हैं? फायदे जबरदस्त हो सकते हैं, जैसे नई दवाएं खोजना। अभी सालों लग जाते हैं। क्वांटम कंप्यूटर शायद शरीर के अणुओं को समझकर अल्जाइमर्स या कैंसर जैसी बीमारियों के लिए एकदम सटीक दवाएं कुछ ही दिनों में डिजाइन कर दें। कुछ ही दिनों में? अरे वाह, सुपर कंप्यूटर भी अगले हफ्ते की बारिश का पक्का अनुमान नहीं लगा पाते। क्वांटम कंप्यूटर शायद महीनों पहले बता दें कि बाढ़ कहाँ आएगी या सूखा कहाँ पड़ेगा। अच्छा। और हाँ, एक और अहम बात, सुरक्षा। आज के इंटरनेट पासवर्ड क्वांटम कंप्यूटर शायद मिनटों में तोड़ दें। क्या कह रहे हैं? मतलब बैंक अकाउंट, सरकारी राज सब खतरे में? बिल्कुल। इसीलिए अब ऐसी नई सुरक्षा तकनीक पर काम हो रहा है जिसे क्वांटम कंप्यूटर भी न भेद सके, मतलब क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी। भारत भी तो इस दौड़ में शामिल हो रहा है ना? जी हाँ, भारत सरकार ने भी क्वांटम टेक्नोलॉजी के महत्व को समझा है। पिछले साल करीब 6,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था इसके लिए। देश के बड़े संस्थानों में रिसर्च सेंटर बन रहे हैं ताकि हम भी इस नई क्रांति का हिस्सा बन सकें। वाह, तो क्वांटम दुनिया की इन छिपी हुई शक्तियों से निकलकर अब आते हैं एक ऐसी ताकत पे जो हमारे सामने है, हमारे घरों में बंद है, सोना। आजकल आत्मनिर्भरता की बात बहुत होती है। ये सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं, बल्कि अपनी ताकत को पहचानने और इस्तेमाल करने की सोच है। बिल्कुल, और भारत ने ये बार बार साबित किया है। जब खाने की कमी हुई तो हरित क्रांति आई, है ना? हाँ। जब दुनिया Y2K से डरी तो हमने IT क्रांति कर दी। जब कोरोना में वैक्सीन चाहिए थी तो हमने खुद बना ली। मतलब मुश्किलों में अवसर ढूंढना हमारी पुरानी आदत है। अब यही सोच हमें अर्थव्यवस्था, खासकर फाइनेंस के क्षेत्र में लानी होगी। फाइनेंस में आत्मनिर्भरता, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई अचानक? बाहर से तो पैसा आ ही रहा है। जरूरत इसलिए है क्योंकि दुनिया का माहौल बदल रहा है। बाहर से आने वाला पैसा, खासकर वो जो शेयर बाजार में आता है, FPI, वो भरोसेमंद नहीं होता। हाँ, हॉट मनी जिसे कहते हैं। अब वक्त है कि भारत अपनी जरूरतों के लिए पैसा खुद जुटाए। नारा हो सकता है, भारत कैन फंड भारत। सही कहा, लेकिन सवाल वही, पैसा आएगा कहाँ से? जवाब शायद आपको चौंका दे। हमारे और आपके घरों में रखे सोने से। एक अंदाजे के मुताबिक भारतीय घरों में करीब 25,000 टन सोना पड़ा है। 25,000 टन? हाँ, ये दुनिया में किसी भी देश की सरकार के पास रखे सोने से भी ज्यादा है, और इसकी कीमत खरबों डॉलर में है। 25,000 टन, ये तो मतलब अविश्वसनीय है। हाँ, और यही छुपा है ग्रेट इंडियन गोल्ड पैराडॉक्स, यानी भारतीय सोने का महाविरोधाभास। एक तरफ हमारे घरों में इतना सोना बंद पड़ा है, दूसरी तरफ हम दुनिया में सबसे ज्यादा सोना बाहर से खरीदने वाले देशों में से हैं। अपनी जरूरत का लगभग 87% सोना हम इंपोर्ट करते हैं। अरे हाँ, पर घर में रखे सोने से नुकसान क्या है तो अपना ही। नुकसान सीधा अर्थव्यवस्था को होता है। देखिए, जब हम बाहर से सोना खरीदते हैं तो डॉलर खर्च होते हैं, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। हमारा व्यापार घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, रुपए पर दबाव पड़ता है और वो कमजोर होता है। और जो सोना तिजोरी में बंद है वो डेड एसेट है, यानी मरा हुआ धन। वो अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने में कोई मदद नहीं कर रहा। तो इस मरे हुए धन में जान कैसे फूंकी जाए? इसे काम में कैसे लाएं? इसका एक तरीका है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, GMS। आसान भाषा में, लोग अपना सोना बैंक में जमा करें और बैंक उन्हें उस पर ब्याज देगा, जैसे फिक्स डिपॉजिट पर मिलता है। अच्छा, ये स्कीम तो पहले भी आई थी, शायद चली नहीं? हाँ, पहले भी ऐसी कोशिशें हुई हैं, पर वो ज्यादा चली नहीं। लोगों को भरोसा नहीं था, सुविधाएं नहीं थी। तो इस बार क्या अलग करना होगा कि लोग भरोसा करें? 3 मुख्य चीजें चाहिए। पहला, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर।
हर शहर कस्बे में सोने की शुद्धता जांचने के भरोसेमंद सेंटर्स हों। दूसरा, आसान लॉजिस्टिक्स। सोना संभालने का काम बैंक नहीं बल्कि कोई स्पेशल एजेंसी करे, ताकि लोगों को चिंता ना हो कि सोना सुरक्षित है या नहीं। तीसरा, सब कुछ डिजिटल हो। एक मोबाइल ऐप हो जिस पर लोग देख सकें कि उनका कितना सोना जमा है, कितना ब्याज मिला, जैसे बैंक अकाउंट देखते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर है विश्वास। विश्वास क्यों नहीं बन पाता? लोग सोना जमा करने से डरते क्यों हैं? डर होता है सवालों का। अगर आज कोई सोना जमा करने जाए तो शायद पूछा जाए, ये सोना कहाँ से आया, टैक्स भरा है या नहीं, जीएसटी का क्या। हाँ, ये तो डर रहता है। इसीलिए अगर इस स्कीम को कामयाब बनाना है तो इसे नो क्वेश्चंस आस्क्ड, यानी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, स्कीम बनाना होगा। कम से कम एक हद तक सरकार को कहना होगा, आप लाइए सोना, हम नहीं पूछेंगे कहाँ से आया। तभी लोग बिना डरे आगे आएंगे। लेकिन क्या इस नो क्वेश्चंस आस्क्ड तरीके से कोई और दिक्कतें, मतलब गलत इस्तेमाल का खतरा नहीं खड़ा हो सकता? हाँ, ये एक जायज चिंता है। जरूर इसके लिए नियम बनाने होंगे ताकि गलत इस्तेमाल ना हो। पर मुख्य बात यह है कि आम आदमी जिसने पीढ़ियों से सोना सहेज कर रखा है, उसे डर ना लगे। शायद शुरुआत में एक सीमा तय की जा सकती है जिस तक कोई सवाल न पूछा जाए। संतुलन बनाना जरूरी होगा। और मान लीजिए अगर ये स्कीम चल निकली, कामयाब हो गई, तो क्या होगा? अगर ये कामयाब हो गई तो ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सोचिए, देश को विकास के लिए सस्ता पैसा मिलेगा, विदेशी कर्जों पर निर्भरता कम होगी। अच्छा, लोगों को अपने सोने पर बैठे बिठाए कमाई होगी, ब्याज जिससे उनके खरीदने की ताकत बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी। सोना देश के अंदर ही घूमेगा तो बाहर से कम खरीदना पड़ेगा, डॉलर बचेंगे, रुपया मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात, इस पैसे से हम अपने हाईवे, अस्पताल, स्कूल, फैक्ट्रियां, नए स्टार्टअप सबको फंड कर सकते हैं। ये सिर्फ सोना बाहर निकालने की नहीं, सोच बदलने की बात है। भारत कैन फंड, भारत हकीकत बन सकता है। वाह, ये वाकई एक शक्तिशाली आइडिया है। चलिए, अब देश के अंदर की ताकत से आगे बढ़कर पड़ोसियों के साथ जुड़ने की एक नई कहानी की तरफ चलते हैं। खबर है कि भारत और भूटान के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही है। भूटान तो चारों तरफ जमीन से घिरा देश है, मतलब लैंडलॉक्ड। उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी? बहुत बड़ी बात। ये रेल लाइन भूटान के लिए, दुनिया के लिए एक नया दरवाजा खोलने जैसी है। इससे भूटान का सामान आसानी से भारत के बंदरगाहों तक पहुंच सकेगा, उसका व्यापार बढ़ेगा। अभी ज्यादातर माल ट्रकों से जाता है, रेल से ज्यादा सामान शायद कम खर्चे में आ जा सकेगा। टूरिज्म को भी फायदा मिलेगा। हाँ, और नौकरियां भी। बिल्कुल। और हाँ, भूटान के लोगों के लिए नौकरियां भी पैदा होंगी। ये लाइनें कहां से कहां तक बनेंगी, कुछ पता चला? हाँ, अभी 2 रूट फाइनल हुए हैं। एक असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू तक, करीब 60 किलोमीटर। दूसरा पश्चिम बंगाल के बनरहाट से भूटान के समसे तक, ये छोटा है, करीब 20 किलोमीटर। कुल मिलाकर 80-90 किलोमीटर का काम है और उम्मीद है 3-4 साल में पूरा हो जाएगा। और इससे भारत को क्या मिलेगा, मतलब हमारे लिए क्या फायदे हैं? भारत के लिए भी ये अहम है। एक तो हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, विकास को रफ्तार मिलेगी। दूसरा, ये हमारी पड़ोसी पहले यानी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक ठोस सबूत है। और तीसरा, एक रणनीतिक फायदा भी है। ये रेल लाइन हमारे चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाला वो पतला सा रास्ता है, हाँ, वो संकरा सा रास्ता, हाँ, उसका एक विकल्प तैयार करेगी। वो रास्ता सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा नाजुक माना जाता है, खासकर चीन की वजह से। ये रेल लाइन भूटान के रास्ते एक और लिंक देगी। आपने चीन का जिक्र किया, उसका इस रेल लाइन से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। भूटान हमारा इकलौता पड़ोसी है जिसके चीन के साथ सीधे राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन चीन लगातार कोशिश कर रहा है भूटान को अपने पाले में खींचने की, बड़े बड़े निवेश का लालच देकर, अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में शामिल करने की बात करके। अच्छा। हाँ, डोकलाम विवाद के बाद से ये कोशिशें और बढ़ी हैं। चीन चाहता है कि भूटान सीमा विवाद सुलझा ले और संबंध सामान्य कर ले। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। इसलिए भारत का ये रेल लाइन बनाने का कदम चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करने की एक कोशिश भी है, एक प्रोएक्टिव कदम। ये तो काफी गहरी कूटनीति लगती है।
लेकिन क्या इस प्रोजेक्ट में कोई मुश्किलें भी हैं? सब इतना आसान तो नहीं होगा। नहीं, मुश्किलें तो हैं। इलाका पहाड़ी है तो पटरी बिछाना आसान नहीं होगा, इंजीनियरिंग चुनौती है। भूकंप का खतरा भी रहता है तो मजबूत कंस्ट्रक्शन चाहिए। और जमीन अधिग्रहण वो तो हमेशा। हाँ, जमीन लेना हमेशा एक मुद्दा होता है, भारत में तो खासकर। फिर सरकारी काम में देरी का डर तो रहता ही है। दोनों देशों के रेलवे सिग्नल सिस्टम अलग हो सकते हैं, उन्हें मिलाना होगा। और भूटान की अपनी अंदरूनी राजनीति भी है, कल को कोई विरोध न खड़ा हो जाए, ये भी देखना होगा। हाँ, चुनौतियां तो नजर आ रही हैं। फिर भी ये एक बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल। ये रेल लाइन, जिसका ज्यादातर खर्चा भारत उठाएगा, दुनिया को दिखाती है कि भारत अपने पड़ोसियों की मदद के लिए आगे आता है, प्रोएक्टिव है। लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है, भारत को ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा करके दिखाना होगा। अक्सर चीन की तारीफ होती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बनाता है। हमें भी तेजी दिखानी होगी ताकि लगे कि हम सिर्फ वादे नहीं करते, काम भी करते हैं। तो आज हमने 3 कमाल की यात्राएं की। हमने झांका क्वांटम दुनिया के अजूबों में और देखा कि कैसे वो भविष्य के कंप्यूटर बना सकते हैं। हमने महसूस किया उस छिपी हुई आर्थिक ताकत को जो हमारे घरों के सोने में बंद है। और हमने समझा कि कैसे रेल की पटरियां सिर्फ 2 देशों को नहीं बल्कि दोस्ती और सुरक्षा को भी जोड़ सकती हैं। ये तीनों कहानियां अलग अलग होते हुए भी शायद एक ही इशारा कर रही हैं अनदेखी या कम इस्तेमाल की गई क्षमताओं को पहचानने और जगाने की ओर। जाते जाते बस यही सवाल मन में आता है। आज हमने विज्ञान, वित्त और विदेश नीति 3 अलग अलग मैदानों में छिपी हुई या उभरती हुई शक्तियों की बात की। क्या इनमें कोई गहरा रिश्ता है? क्या आने वाले समय में कामयाबी इसी बात पर निर्भर करेगी कि हम ऐसी छिपी हुई शक्तियों को, चाहे वो क्वांटम कण हो, तिजोरी में बंद सोना हो या पड़ोसियों से रिश्ते हों, कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह पहचान कर उनका इस्तेमाल करना सीखते हैं? इसी सोच के साथ आज के लिए इजाजत दीजिए। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार।